Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saib Khan, from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel, Nursing with Saib Khan. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का पहला वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने जो है ना 3 ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट में वो इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। अगर जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिसने पहले वाला वीडियो लेक्चर वॉच नहीं किया, तो जल्दी चाहकर वो वॉच करें ताकि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है, तो ये आज का जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? कंजेनिटल कंडीशन। ठीक है, तो कंजेनिटल कंडीशन क्या होती है? तो इसको क्या कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने के टाइम उसमें क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, कोई डिजीज़ होती है। ठीक है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? उसमें जेनेटिकली भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। Congenital conditions are defects that are present at the birth, although they may not be evident until later in life। ठीक है, जो भी कंडीशन ये होती है तो ये उसको लाइफ टाइम रहती है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है? ये जो है ना जेनेटिकली इनहेरिटेंस से होता है, जीन की वजह से होता है। ठीक है, कंजेनिटल कंडीशन may be caused by the genetic influence, environmental factors। इसमें environmental factors भी हो सकते हैं एंड genetic influence भी हो सकता है। ठीक है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं? वायरल इन्फेक्शंस इन द मदर एंड मैटरनल ड्रग यूज, इरिडेशन और इंट्रायूट्राइन क्राउडिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो अब एक ड्रग होती है जिसको कहते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग। ठीक है, तो वो कंट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो प्रेगनेंसी में जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं एडमिनिस्टर करना चाहिए। ठीक है, जब वो एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर उसमें जो है ना जो फीटल होता है, न्यू बेबी होता है, कि उसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर या उसके फंक्शंस में चेंजेस वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, वो उस ड्रग की वजह से, उस ड्रग को क्या कहते हैं? टेराटोजेनिक ड्रग्स। ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो बच्चा पैदा होता है, उसकी बर्थ होती है, तो उसमें हार्ट में जो है ना उसमें होल्स होते हैं जिसको साइनस कंडीशन कहते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह हो गए। ये क्या है? ये कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसके मेन रीज़न ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। ठीक है, एंड जेनेटिकल इनहेरिटेंस मीन्स के माँ बाप से जो इनहेरिटेंस होती है, मीन्स के जीन की म्यूटेशन, जो जीन चेंज हो जाता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम्स की डबल 3 कापीज बन जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी हो जाती है। ये क्या है? ये कंजेनिटल कंडीशन है। ठीक है, ये भी क्या है? जेनेटिकल इनहेरिटेंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि पैथोजेनेसिस क्या है। पैथो मीन्स डिजीज, जेनेसिस मीन्स के ओरिजन। अब डिजीज की जो ओरिजन है, अब उसको जो है ना मीन्स कि हम इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जहर बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक है, अब इसकी क्या है? पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ initial contact with etiologic agent until the ultimate expiration of the disease। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम पहले हमने पढ़ा था कि पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी क्या होता है? हम जब डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि स्टडी अबाउट द डिजीज, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, अब डिजीज हुई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में इन हुए। ठीक है, अब उसने क्या किया? लंग्स में या हार्ट में जाकर अपनी उसने मल्टीप्लिकेशन की, वहाँ पे उसने ग्रोथ की। ठीक है, तो अब वहाँ क्या हो गया? इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब एंट्री ऑफ द पैथोजन टू इंड मीन्स के इनिशियल टू इंड, जो भी मैकेनिज्म है बॉडी में पैथोजन कैसे इन हुआ, उसने अपनी डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके उसको जो है ना एक हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी कर दिया। तो ये सारे जो स्टेप्स हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। और ये क्या करता है? एक जहर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक पॉइजन जो माइक्रोब्स जो पैथोजेंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि एटियोलॉजिक एंड डिजीज काज करते हैं हेल्थी पर्सन में, उसको अनहेल्दी कर देते हैं। ठीक है, उसकी एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में, मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर में और उसकी फंक्शन में भी चेंजेस ला सकते हैं ये। द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू काज डिजीज डिपेंड ऑन इट्स स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, एग्जेंट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, तो अब जो पैथोजेनेसिस होता है तो ये क्या होता है? एबिलिटी होती है किसकी? एजेंट की, पैथोजन की, माइक्रोब्स की, जो डिजीज काज करवाता है एक हेल्थी पर्सन को, कि अब वो जो है
जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो उसकी जो टॉक्सिन की इंटेंसिटी लेवल है, मीन्स की शिद्दत है, तो वो कितनी है, किस लेवल से वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि जो है ना वो एक हेल्दी पर्सन के जो टिश्यूज़ हैं या जो होस्ट है जिसमें सर्वाइव करता है, तो उसको टिश्यूज़ में, सेल्स में, जो बॉडी ऑर्गन से उसको कैसे डैमेज कर सकता है, कितनी स्पीड से डैमेज कर सकता है। तो ये क्या है, उसकी इंटेंसिटी लेवल ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है। अब हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। टॉक्सिन के टू टाइप होते हैं, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, ठीक है, जो इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल होते हैं, ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मार्फोलॉजी रिफर टू दी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ दी फॉर्म और सेल ऑफ टिश्यू, ठीक है। मॉर्फ मीन्स के ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है जिसकी मीनिंग है फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी अबाउट दी स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू। जब हम सेल की स्ट्रक्चर को देखें, उसकी टिश्यू को देखें, उसकी एनाटॉमी को देखें, उसकी डीपली स्टडी करें, ग्रॉस एनाटॉमी करें, तो फिर हम उसको, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, इट इज़ अ मेडिकल ब्रांच ऑफ दी बायोलॉजी। मीन्स के ये क्या है, एक बायोलॉजी की, एक साइंस की मेडिकल ब्रांच है जिसमें हम सेल की डीप ग्रॉस एनाटॉमी जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। मीन्स के इसकी जो है ना टिश्यू और सेल्स की जो हम इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। Morphological changes are concerned with the both gross anatomic and microscopic changes that are characters of disease, ठीक है। अब एक हेल्थी को डिजीज ने अनहेल्थी कर दिया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सेल में, कहाँ पे, किस ऑर्गन पे जो है ना, ये जो है ना इन्फेक्शन हुआ है। जैसे कि स्टमक अल्सर होती है या किडनी स्टोन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे अल्सर हो जाती है, तो हम उसको जो लेबॉर्ट्रिकल टेस्ट की जाती हैं, एक्सरे, एम आर आई या सिटी स्कैन, उस हेल्प से वो क्या है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल और ग्रास एनाटॉमी की लेवल से हम जाके देखते हैं कि भाई कहाँ जो है ना इसको इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ इसकी जो है ना स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल चेंज हो गई है, इसके फंक्शन कैसे चेंज हो गए हैं, किस स्ट्रक्चर चेंज होने से वजह से इसकी जो है फंक्शन चेंज हो गए हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन मीन्स के साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अब एक पेशेंट जो है ना जब हॉस्पिटल में आता है, क्लिनिकल में आता है, तो जो डॉक्टर होता है तो उसको देखकर आइडेंटिफाई करता है कि भाई इसमें जो है ना सेप्टम्स, साइंस क्या है, ठीक है। सेप्टम्स वो खुद बताता है, ठीक है। अब हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे कि साइन क्या होते हैं, सेप्टम क्या होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर द ऑब्जर्वेबल सेप्टम्स बाय विच डिजीज में बी डायग्नोज, ठीक है। तो अब वो ऑब्जर्वेबल मैनिफेस्टेशन सेप्टम्स होते हैं जिसको डॉक्टर देख के आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी सेप्टम के बेस पे, साइन एंड सेप्टम के बेस पे डायग्नोसिस बना सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज है, ठीक है। इट इज़ हाउ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेस इटसेल्फ टू इन ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर होता है, जो डॉक्टर होता है, उसकी मैनिफेस्ट मीन्स के उसकी साइन और सेप्टम को देख के अपनी एक जो है ना क्लिनिकल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं डायग्नोसिस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो क्लिनिकल स्टेटमेंट बनाएगा, डायग्नोसिस करेगा उस पेशेंट की डिजीज पे, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स आर टर्म टू यूज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट अकम्पली डिजीज। साइन एंड सिम्टम्स वो निशानी होती है किसकी, डिजीज़ की। जब एक हेल्थी पर्सन में वो तमाम चेंजेस आ जाएं तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई उसकी स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गई है, उसके फंक्शन में भी चेंज आ गई है, मीन्स के इसको डिजीज़ जनरेट हो रही है, डिजीज़ हो गई है या होने वाली है, ठीक है। मीन्स कि ये साइन एंड सिम्टम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, इसको कैसे हुई है, ठीक है। A symptom is a subjective complaint that is noted by the person with the disorder, whereas sign is the manifestation that is noted by the observer. अब जो सब्जेक्टिव डेटा होती है, सेप्टम जो होता है वो पेशेंट खुद आके बताता है, मुझे जो है ना फीवर है, मुझे कफिंग है, स्नीजिंग है, मीन्स के एब्डोमिनल पेन है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको डेजीनेस वगैरह, वोमिटिंग, नोजिया, तो वो खुद आके बताता है मुझे ये हो रहा है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। तो ये सारी क्या है, ये सेप्टम से। सेप्टम को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट खुद बताए डॉक्टर को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेप्टम और सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। अब साइन क्या है, साइन वो जो डॉक्टर खुद, जो फिजिशियन होता है, ऑब्जर्व करे कि उसकी जो करंट सिचुएशन है उसमें हेल्थ में कौन सी जो है प्रॉब्लम्स है, उसकी वाइटल्स मॉनिटर करे, बीपी, पल्स, ब्रीथिंग, ये सारी क्या है उसकी जो है ना, और क्लिनिकल लेबॉर्ट्रिकल टेस्ट करवाए, वो भी क्या होती हैं, वो साइन में आ जाती हैं। साइन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है।
पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डेजीनेस आर द सिम्टम ऑफ डिजीज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पेन हो गया या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या डेजीनेस, ये क्या है, ये किसी भी डिजीज के सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, एन एलिवेटेड टेम्परेचर आर स्लोन एक्सट्रीमली एंड चेंजेस इन पुपलाई साइज आर ऑब्जेक्टिव साइन दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द समवन अदर देन पर्सन विद द डिजीज। जैसे कि किसका टेम्परेचर मीन्स के राइज है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हाई है, पल्स हाई है, रेस्पिरेशन हाई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव साइंस है, मीन्स के साइंस पेशेंट्स की हैं जो कि डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब उसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायग्नोसिस क्या होती है, क्लिनिकल जजमेंट होती है। तो हम डायग्नोसिस के टू टाइप होते हैं, एक होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस, दूसरी होती है लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस। ये क्या है, ये टू मेन टाइप हैं डायग्नोसिस के। ठीक है, डायग्नोसिस इज द डेसिनेशन एज टू नेचर ऑफ द काज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, डायग्नोसिस में जो डॉक्टर होता है कि वो उसकी नेचर को देख के, उसकी हेल्थ को देख के, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि भाई इसको जो है ना बैक्टीरियल नमूनिया है या हीमोरेज स्ट्रोक है, कौन सी इसको मसला है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट से वो बेस लाइन डेटा लेते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट से लेके असेसमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, असेसमेंट के बेस पे डायग्नोस बनाई जाती है। ठीक है, मीन्स के उसकी पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की करंट हिस्ट्री, और जो है ना उसको कोई जेनेटिकल मीन्स के उसकी फैमिली से ये डिजीज़ उसको ट्रांसफ़र हो रही है, ये सारी क्या करते हैं असेस करके, उस असेस के बेस पे वो क्या करते हैं डायग्नोस बनाते हैं। फिर डायग्नोस के बेस पे जो है प्लानिंग बना के एवोल्यूशन करते हैं, एंड देन जो है ना प्लानिंग बना के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सॉरी, उसके बाद जो है एवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 5 स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डायग्नोसिस बेस करती है किस पे, असेसमेंट पे। अब असेसमेंट में क्या करते हैं कि केयरफुल हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपर, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है, इसको पास्ट में डिजीज कौन सी थी, इसको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्या वजह है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स कि उसकी वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, उसकी बॉडी को देखेंगे, एब्डोमेन कैसे, उसका पोस्चर कैसे, उसकी एनाटॉमी कैसे, वो कैसे नॉर्मली, उसकी मीन्स के साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या है। ठीक है, सब उसको क्या देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन हिस्ट्री यूज टू ऑब्टेन पर्सनस अकाउंट ऑफ his or her symptoms and their progress and the factor that contribute to diagnosis। ठीक है, अब देखेंगे उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसके जो भी फैक्टर्स हैं, वो के फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, डायग्नोसिस में। ठीक है, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन टू ऑब्जर्व फॉर साइन अल्टर्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शन। ठीक है, वो जो फिजिशियन जो होता है वो ऑब्जर्व करता है कि उसमें साइंस कौन सी हैं, उसकी कौन सी जो है ना सिम्टम्स और साइंस हैं जो कि उसकी अल्टर्ड मीन्स के चेंजेस ला रही हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि टू टाइप होता है डायग्नोसिस के, एक होती है क्लिनिकल। जब एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको जो है ना साइन एंड सिम्टम के बेस पे अगर उसको ट्रीट करता है, उसकी डायग्नोस बना के उसको ट्रीटमेंट प्लान बना के देता है, तो वो क्या होती है, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। ठीक है, अगर पेशेंट आ गया डॉक्टर के साथ, वो मलेरिया के या टाइफाइड के साइन सिम्टम बताता है, लेकिन डॉक्टर को डाउट हो रहा है, लेकिन वो उसको लिख के देता है, प्रिस्क्राइब करता है कि भाई लेबोरेटरी से जाके अपनी जो है ना मलेरिया की या टाइफाइड की या डायबिटीज़ को भी डिसऑर्डर है, तो उसकी टेस्ट करवाएं तो मुझे कंफर्म हो तो कि इसको ये डिजीज़ है, फिर मैं जो है ना ट्रीटमेंट करूँगा। तो ये क्या हो गई, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गई। ठीक है, तो लेबोरेटरी टेस्ट, रेडियोलॉजी की स्टडीज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन एंड अदर टेस्ट ऑफन आर यूज टू कंफर्म डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये भी हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं कि भाई डिजीज़ का पता चलेगा तो फिर जो है फिजिशियन जो है तो वो अपनी डायग्नोस बना सकता है। ठीक है, इफेक्टिव डायग्नोस तब बनेगी जब डिजीज़ का पता चलेगा कि भाई डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, अब क्लिनिकल कोर्स। ठीक है, क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब इसका मेन पर्पस जो है वो ये है कि अब एक जो पेशेंट इनिशियल आया था हॉस्पिटल में, तो उसकी हेल्थ क्या थी, उस हेल्थ स्टेटस क्या था, उसको डिजीज़ की इंटेंसिटी कितनी थी। अब जब वो डिस्चार्ज होके घर जा रहा है, ठीक है, मीन्स कि उसकी जो है ना ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, तो मीन्स कि उसमें इंप्रूवमेंट कितना आया है। ठीक है, ये क्या है, ये क्लिनिकल कोर्स है। और डिजीज कैन हैव इन एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक डिजीज। डिजीज एक्यूट भी हो सकती है, सब एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। एक्यूट क्या है, एक्यूट डिसऑर्डर इज अ वन दैट इज रिलेटिवली सीवियर बट सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, एक्यूट एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन सीवियर होता है। ठीक है, एंड सेल्फ लिमिटिंग होता है। क्रोनिक डिजीज इम्प्लाइज कंटिन्यू लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। ये क्रोनिक जो होती है, जैसे कि
डायबिटीज़ हो गई या अस्थमा हो गई, टीबी हो गई, ये क्या है, ये क्रोनिक डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। जैसे एमआईएफ, मायोकार्डियल इंफ्रारेक्शन, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, ये क्या है, ये क्रोनिक डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं लेकिन इतनी सीवियर नहीं होती, इसके पेन कम होता है, मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक डिजीज कैन रन कंटिन्यू अक्रॉस, कैन प्रेजेंट विद एक्सब्रेशंस। इसमें जो है क्रोनिक डिजीज में टू कंडीशंस होती हैं, एक होती है एक्सब्रेशंस एंड दूसरी होती है रिमिशंस। एक्सब्रेशंस मीन्स एग्रीगेशन ऑफ द सिम्पटम्स एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। सडनली अचानक उसकी जो है सीवियरिटी बढ़ जाती है, उसकी जो है ना मीन्स के इंटेंसिटी लेवल ऑफ द पेन बढ़ जाती है, ठीक है। एंड रिमियन क्या होती है, पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज डिक्रीज इन सीवियरिटी एंड सिम्पटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सडनली जैसे कि सीवियर पेन बढ़ गया था, ऐसे ही उसकी साइन एंड सिम्पटम कम हो जाती है और उसकी लेस सीवियरिटी हो जाती है, मीन्स उसको उसका जो पेन है वो कम हो जाता है, ठीक है। सब एक्यूट डिजीज इज इंटरमीडिएट आर बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। सब एक्यूट क्या है, एक बीच वाली स्टेट है, किसमें, एक्यूट एंड सब एक्यूट में, ठीक है, एक्यूट एंड सब क्रोनिक में। इट इज़ नॉट अ सीवियर एज इन एक्यूट डिजीज, ये एक्यूट की तरह सीवियर नहीं होती, एंड नॉट प्रोलॉन्गेड क्रोनिक डिजीज। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो है ना सब एक्यूट, ये सीवियर नहीं होती एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज, बट प्रोलॉन्ग एज क्रोनिक डिजीज। और ये प्रोलॉन्ग मीन्स के लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी नहीं होता एज अ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद आउटकम्स, द कंडीशन ऑफ पेशेंट एट द एंड ऑफ थेरेपी और डिजीज प्रोसेस इंक्लूडिंग डिग्री ऑफ मेलेंस एंड नीड ऑफ द कंटिन्यूइंग केयर, मेडिकेशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन, ठीक है। तो आउटकम्स क्या होती है, जिसको हम नर्सिंग प्रोसेस के जो 5 स्टेप्स हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवल्यूशन, ठीक है। तो आउटकम्स को हम एवल्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो ये एंड ऑफ दी पेशेंट होती है थेरेपी की, जब पेशेंट की मीन्स के डिस्चार्ज करते हैं या उसका जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, एंड ऑफ थेरेपी, ठीक है। तो डिजीज प्रोसेस इंक्लूड द डिग्री ऑफ वेलनेस, मीन्स कि उसमें इंप्रूवमेंट हेल्थ में कितना आया है, वो किस हेल्थ से, किस डिसऑर्डर से हॉस्पिटल में आया था, अब हॉस्पिटल से जब घर जा रहा है तो उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कितना आया है, वेलनेस कितनी आई है, नीड ऑफ द कंटिन्यू केयर, उसको केयर देनी है या नहीं, मेडिकेशन देनी है या नहीं देनी, सपोर्ट, काउंसलिंग और एजुकेशन, उसको सपोर्ट कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है अबाउट द एजुकेशन, मीन्स के जो उसको मेडिकेशन दे रहे हैं, जो उसको हमने सैनिटाइजेशन या हाइजीन के बारे में जो बता रहे हैं, तो वो उसको कैसे काउंसलिंग करें, एजुकेशन करें, ताकि वो मजीद प्रिवेंट रहे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आउटकम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एन इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है इन्फेक्शन। तो हम इन्फेक्शन को मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डीपली डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है, एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जब बॉडी में, हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री होती है, फिर वहाँ से उनकी जो है ना मल्टीप्लीकेशन होती है, वो उसकी डिवीजन होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेंस डायरेक्टली इंटरफेयर विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब पैथोजन एंटर होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिक्रीज करते हैं, डीएनए सिंथेसाइज को डिक्रीज करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज को डिक्रीज करते हैं, ताकि जो सेल है ना वो उसकी जो फंक्शन है वो कम हो जाए और सेल की नेक्रोसिस मीन्स के डेथ ऑफ द सेल हो जाए, ठीक है। Rather than the cell dysfunctional and damaged cell because of the accumulation of the pathogenic substance and toxin production। अब होगा क्या कि जब एंट्री ऑफ द पैथोजन होगी तो किसी भी जो है ना सेल पे अटैक करेंगे, वहाँ पे उस सेल को के फंक्शन को प्रॉपरली डिस्फंक्शन कर देंगे, उस सेल की स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द पैथोजेनिक, वहाँ वहाँ पे क्या करेंगे, जो है ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो कि सेल को मजीद हार्म करे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टॉक्सिक प्रोटेक्शन। अब वायरुलेंस क्या है, द पोटेंसी ऑफ पैथोजन मेजर इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टॉक्सिन टू प्रोड्यूस किल इन होस्ट। जब होस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो गई तो वहाँ पे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, मीन्स कि उसकी शिद्दत क्या है, वो किस हद तक जो है ना होस्ट सेल को किल कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, वायरुलेंस। इम्यूनिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। क्या हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की एबिलिटी क्या है, पैथोजन को किस
जो है ना वे में जो है ना फेस कर रही है, कितनी हद तक उसको जो है ना इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्पॉन्स टुवर्ड दी पैथोजन दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। टॉक्सिजेनिसिटी, ठीक है, टॉक्सिजेनिसिटी क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री ऑफ दी पॉइजन, ठीक है, अ फैक्ट्री इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पैथोजेंस वायलेंस सच एज हीमोलाइसिन इन ल्यूकोसिडिन एंड अदर एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, वो टू टाइप्स के होते हैं मेन। एक होता है एक्सोटॉक्सिन एंड दूसरा होता है एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, एक है हीमोलाइसिन एंड दूसरा है ल्यूकोसाइडिन, ठीक है। तो हीमोलाइसिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं ना, रेड ब्लड सेल्स जिसको इथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ल्यूकोसाइडिन क्या करता है, डिस्ट्रॉय द वाइट ब्लड सेल्स। अब दोनों का काम क्या है कि मीन्स के हमारी जो ब्लड है उसको डीनेचर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हीमोलाइसिन क्या करता है, आरबीसी को कम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और जो ल्यूकोसाइडिन है वो क्या करता है, ल्यूकोसाइड्स को मीन्स के वाइट ब्लड सेल्स को कम करता है। ये हीमोलाइसिन एंड ग्लूकोसाइडिन कौन प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोक्सा एंड स्टेफिलोकोक्सा, ठीक है। ये टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी आरबीसी एंड वाइट डब्ल्यूबीसी को जो है ना डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री, द रूट बाय विच पैथोजन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द होस्ट। अब वो पाथ जिस पाथ से जो है ना पैथोजन हमारी बॉडी में इन होता है, इन होके वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करता है, होस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, डीनेचर करता है, होस्ट को डैमेज करता है, तो उस पाथ को क्या कहते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, इनहेलेशन से भी एंट्री हो सकती है, इंजेक्शन मीन्स के इंजेक्शंस जो इंजेक्शन से भी हो सकता है, और बाइट ऑफ दी एनिमल और इंसेक्ट्स जैसे कि डॉग हो गया या इंसेक्ट वगैरह हो गए, उनकी बाइट से भी जो है पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स के पैथोजन की एंट्री हो सकती है हमारी बॉडी में, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू स्प्रेड थ्रू लिम्फ एंड ब्लड एंड टू द टिश्यू ऑर्गन्स वेयर दे मल्टीप्लाई एंड कॉज डिजीज। अब होता क्या है, जब एंट्री हो गई तो ये ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी में, रेट्रोग्रेड करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लिम्फ फ्लूइड, जो कि हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स में फ्लूइड रोटेट करता है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी ब्लड जो है वेसल्स में रोटेट करती है ऑल ओवर द बॉडी ऑर्गन्स, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड रोटेट करता है। तो ये ऑर्गन जो पैथोजेंस होते हैं उससे कंबाइन हो जाते हैं या ब्लड से मिलकर हमारी जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मल्टीपल डिजीज काज करते हैं। अब इंसिडेंस क्या है, एपिडेमोलॉजी। अब एपिडेमोलॉजी क्या है, एपिडेमोलॉजी मीन्स के साइंस ऑफ डिजीज के बारे में नॉलेज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, दैट इज कॉल्ड एपिडेमोलॉजी। इंसिडेंस रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ न्यू केसेस अराइजिंग इन पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। मीन्स के जो रिस्क हैं, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में या फैमिली में जो रिस्क फैक्टर्स हैं कि मैंने मीन्स के किस पॉपुलेशन में जो है ना किसी हेल्थ केयर टीम ने विजिट किया तो उसमें जो है ना ओबेसिटी है, ठीक है। तो ओबेसिटी से क्या हो सकता है कि डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। अब वहाँ पे जो है ना 100 पर्सनस हैं जो ओबेस हैं, मीन्स के फिर हेल्थ केयर टीम ने दोबारा विजिट किया तो 50% जो है ना वो उसको डायबिटीज़ हो गई है। मीन्स के 100 में से 50 क्या है, रिस्क फैक्टर हैं जो कि न्यू केसेस अराइज हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंस। द पॉपुलेशन एट रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी पर्सनस विदाउट डिजीज बट हु आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग इट। अब उसको जब पहली टाइम जो है ना किसी भी कम्युनिटी को हेल्थ केयर टीम ने विजिट किया तो उसमें कोई रिस्क नहीं थी, लेकिन वो ओबेस थे, ठीक है। तो उनमें कोई भी साइन सिम्टम नहीं था, लेकिन उसके फ्यूचर में ये रिस्क हो सकती है कि उनको डायबिटीज़ हो सके, ठीक है। डायबिटीज़ होगी तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए, किडनी फेल्यूर होगी, ठीक है। ये मीन्स के उसके रिस्क फैक्टर्स है। मीन्स के न्यू केस अराइज इन द कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस। If it determined by the dividing number of new cases of the disease by the population at risk for the developing of the disease during the same period, ठीक है। तो इसका इंसिडेंस रेट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस बाय डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन,
ठीक है। ये क्या है, ये रेट होता है इंसिडेंस, मीन्स के जो न्यू केसेस हुए हैं उससे टोटल पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है इंसिडेंस रेट मिल जाएगा कि इस इंसिडेंस रेट क्या है, मीन्स कि इस पॉपुलेशन में कितनी जो है इंटेंसिटी है इंक्रीजिंग द न्यू केस ऑफ द डिजीज। ठीक है। उसके बाद क्या है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस क्या है कि न्यू केस प्लस ओल्ड केस केस जो है ना हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्रीवेलेंस। जैसे कि इंसिडेंस था उसमें जो भी कम्युनिटी के न्यू केस अराइज हो रहे थे, अब न्यू केस प्लस ओल्ड केस मीन्स के सबको कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्रीवेलेंस। इन एपिडेमियोलॉजी द प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज इन द स्टैटिस्टिकल population in defined as the total number of the cases of risk factor in the population at a given time or total number of the cases in the population divided by the number of the individual in the population। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि प्रिविलेंस रेट क्या होता है, प्रीविलेंस रेट क्या है न्यू केस प्लस ओल्ड केस एग्जिस्टिंग डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। तो अब न्यू केस को और ओल्ड केस को कंबाइन करके हम क्या कर रहेंगे उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रीवेलेंस रेट मिल जाएगा। इट इज़ यूज एज अ एस्टिमेट ऑफ हाउ कॉमन डिजीज इज विद इन पॉपुलेशन अकर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पॉपुलेशन में कितने टाइम में कौन सी डिजीज अराइज हो रही हैं, न्यू डिजीज मीन्स के अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेशंस। प्रिवेशंस की जो है ना लेवल, देर आर थ्री फंडामेंटल टाइप ऑफ प्रिवेशंस। प्रिवेशंस मीन्स के एहतियात, प्राइमरी प्रिवेशंस, सेकेंडरी प्रिवेशंस एंड टर्शरी प्रिवेशंस। प्राइमरी प्रिवेशन में क्या होता है कि प्राइमरी प्रिवेशन इज डायरेक्टेड एट कीपिंग डिजीज फ्रॉम अकरिंग बाय रिमूविंग ऑल रिस्क फैक्टर्स। मीन्स के एक हेल्थी पर्सन है, ठीक है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन वो खुद प्रिपेयर कर रहा है ताकि जो है ना अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है ताकि मैं ओबेस ना हो सकूँ, मुझे जो है मज़ीद डिजीज़ ना हो सके। ठीक है। तो ये क्या है मीन्स उसमें कोई भी डिजीज़ साइन सिम्टम नहीं है लेकिन वो खुद अपनी प्रिवेंशन कर रहा है, अब खुद को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द अपकमिंग टाइम इन डिजीज़। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलिक एसिड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड दी वुमेन हु may बिकम प्रेग्नेंट टू प्रिवेंट फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट गिविंग। ठीक है। जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उनको डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड ताकि जो उनके जो उनका न्यू बेबी है उसमें क्या है न्यूरल ट्यूब ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस कम हो। ठीक है। अगर वो फॉलिक एसिड अपनी जो है ना एडमिनिस्टर नहीं करेगी तो उसमें क्या हाई रिस्क हो सकती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी प्रिवेशन है। अब सेकेंडरी प्रिवेशन क्या है, डिजीज हो गई है लेकिन साइन सिम्टम नहीं है, उसका कॉजेटिव एजेंट जो है ना हमारी बॉडी में इन हो गया है लेकिन उसके साइन सिम्टम नहीं है, जल्दी में हमें किसी फिजिशियन से डॉक्टर से क्लिनिकल एंड लेबोरेटरिकल टेस्ट करवा के हम जो है ना उसको प्रिवेंट करें ताकि उसकी मजीद जो है ना इन्फेक्शन काज ना हो सके। ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेशन डिटेक्ट्स डिजीज अर्ली विद इन इट स्टिल असेप्टेमिक मीन्स कि उसमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, ट्रीटमेंट मेजर कैन इफेक्ट क्यूअर और स्टॉप इट फ्रॉम प्रोसेसिंग। अब उस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट तो हमारी बॉडी में है लेकिन साइन सिम्टम नहीं है, अगर उसको हम प्रॉपर क्योर करेंगे ट्रीट करेंगे तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम जो है ना डीजनरेट कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग इंक्लूड्स हिस्ट्री टेकिंग, आस्किंग इफ पर्सन स्मोक्स, उससे हम हिस्ट्री लेंगे कि पर्सन जो है ना कोई स्मोकिंग करता नहीं करता, अल्कोहल वगैरह जो भी टॉक्सिक्स हैं वो इंटेक तो नहीं करता, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड देन लेबोरेटरिकल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे एंड अदर प्रोड्यूसर्स कोलोनोस्कोपी दैट कैन बी रेसनबली रिपीट टू दी एक्सेप्टेबल पीपल। ठीक है। ये सारी उस बंदे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें कॉजेटिव एजेंट है लेकिन साइन एंड सिम्टम डिजीज के नहीं है। Most secondary prevention is done in clinical setting. All type of healthcare professionals, physicians, nurse, dentist, audiologist and ophthalmologist participate in secondary prevention। तो ये जो भी हेल्थ केयर टीम आ गई इसमें सारी फिजिशियन, नर्स, डेंटिस्ट, ऑडियोमोलॉजिस्ट, ऑप्टोमोलॉजिस्ट ये सब क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंडरी प्रिवेशन में ताकि वो उसकी हेल्थ में जो भी हेल्थ इंप्रूव हो सके। ठीक है। उसके बाद टर्शियरी प्रिवेशन। टर्शियरी प्रिवेशन मीन्स के डिजीज एंट्री हो गई पैथोजन की प्राइमरी। ठीक है।
उसके बाद अब वो डिजीज़ हो गई है, उसके साइन सिम्टम शो हो गए हैं, लेकिन अब उस डिजीज़ को हम मज़ीद जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उस डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। Tertiary prevention is directed at clinical intervention that prevent further disorientation or reduce the complication of disease once it has been diagnosed, ठीक है। तो अब इसको हम जो है प्रॉपरली जो है ना बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो है ना डिसओरिएंटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक, वो एक डिजीज़ हो गई है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे कि कैंसर हो गई है, कैंसर को हम अगर फर्स्ट स्टेज, कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, अगर कैंसर पेशेंट की हम फर्स्ट स्टेज पे ट्रीटमेंट करेंगे तो उस कैंसर जो ट्यूमर सेल्स हैं उसको हम प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज पे उसकी जो है ट्रीटमेंट करेंगे तो कैंसर को हम उस बंदे से रिमूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मीन्स के कैंसर डिजीज़ उसमें रहेगी, लेकिन उसके जो है ना जो पेन है या उसको जो डिस्कम्फर्ट है वो कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। In person with diabetes, for example, tertiary prevention requires more than good glucose control. It includes prevention for regular ophthalmologist examination for the early detection of the retinopathy, education for the good food care, and treatment of the other cardiovascular factors such as hyperlipidemia, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो है ना उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई है तो अब उसकी डायबिटीज़ मेलाइटिस डिजीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते, उसको बता सकते हैं, काउंसलिंग करेंगे, एडुकेट करेंगे कि भाई अपनी जो है डाइट में ग्लूकोज लेवल कम करें, एंड जो हाइपर लिपिडीमिया है मीन्स कि लिपिड का अमाउंट कम करें ताकि मजीद कार्डियोवेस्कुलर फैक्टर्स रिस्क ना हो सके, मजीद जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस जहाँ हार्ट अटैक ना हो सके, ठीक है। Tertiary prevention measure also includes measure to the limit physical impairment and social consequence of the illness, ठीक है। उसको जो है ना हम फिजिकल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसकी जो है ना हम सोशल कॉन्सिक्वेंस कर सकते हैं, एंड इलनेस से उसको मजीद बचा सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रॉपर किल नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज मैंने इस वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 1 पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट कर दिया है, तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करूँगा। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।